नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8 ऊंचाई और दूरी कक्षा 10 विषय गणित। चूंकि आपको पीछे जितने भी क्लासेस जितने भी प्रश्नावली के वीडियो भेजे गए हैं आपको ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे। प्रश्नावली 8 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। एक प्रश्न इसका आता है, अगर छोटे आते हैं तो 2 प्रश्न आ जाते हैं। 4 नंबर की प्रश्नावली है। तो आज अपन पढ़ते हैं ऊंचाई और दूरी। तो जो प्रश्नावली अपनी 8 है ऊंचाई और दूरी, उसमें किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, इसमें कौन कौन से छोटे छोटे वर्ड आएंगे जिनके बारे में आपको समझना है। देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि हमारी जो आंख होती है, ये मान लीजिए एक सीधी रेखा है, और सीधी रेखा से अगर मान लीजिए हम ऊपर की ओर देखते हैं, हमारी आंख जो है वो ऊपर की ओर देखते हैं। ये जो रेखा है, मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज है और यहां से अगर हम यहां देखते हैं, इसको अपन कहते हैं दृष्टि रेखा। ये जो रेखा है वो दृष्टि रेखा कहलाती है, और ये जो रेखा है वो क्षैतिज रेखा है, सीधी रेखा है। तो देखिए कि क्षैतिज रेखा के आंख से, ये मान लीजिए कोई बंदा है आंख से देख रहा है, प्रेक्षक है, ये जो देख रहा होता है वो प्रेक्षक है। तो प्रेक्षक क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के जो बीच का कोण होता है वो हमेशा उन्नयन कोण कहलाता है। उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक इसी प्रकार अगर मान लीजिए ये अपनी आंख इधर है और अगर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, अगर हम अपनी आंख से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो दृष्टि रेखा और इस क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो हमेशा अवनमन कोण कहलाता है। वो हमेशा अवनमन कोण कहलाता है। अब देखिए, आपको इसकी परिभाषा में लिख देता हूं। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा कहते हैं। प्रेक्षक, कोई भी आदमी जो खड़ा है वो प्रेक्षक हो गया। उसकी आंख से या उसकी आंख द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं। अगर ये आंख किसी भी चीज को देखती है तो इस आंख और इस वस्तु के बीच में जो रेखा बनती है वो हमेशा दृष्टि रेखा कहलाती है, जिसको हम देखते हैं। अब देखिए कि इसमें उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपने समझा कि अगर हम आंख से ऊपर देखते हैं तो जो कोण बनता है वो हमेशा उन्नयन कोण होता है, उसको हम 49 कोण भी कहते हैं। और अगर आंख से नीचे देखने पे जो कोण बनता है वो अवनमन कोण बनता है। अब इस वर्ड में, इसमें जो चीजें काम में आती है, छोटे छोटे वर्ड जैसे मीनार, मान लीजिए ये एक मैंने बनाया। इस प्रश्नावली में हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा, ये ध्यान रखना है। राइट एंगल समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो देखिए ये है ये आपके 90 डिग्री का कोण है। अब ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको मीनार भी लिखा सकता है, भवन लिखा सकता है, और इसके अलावा ये जो है रेखा ये आधार है, और ये जो बिंदु है ऊपर का वो शिखर बिंदु कहलाता है। तो ये जो बिंदु है यहाँ पे शिखर से ये नीचे वाला, इसको आधार के अलावा पाद बिंदु भी कहते हैं। तो ये बातें आप ध्यान रखें कि इस तरह से इनके वर्ड, इनके जो नाम है वो बोले जाते हैं। पाद बिंदु का मतलब पांव, शिखर का मतलब सिर,
और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो मीनार, भवन या इस तरह से कुछ भी हो सकती है। तो इस तरह की चीजें हम पढ़ते हैं। इसमें आपके जो सारणी है वो काम में आएगी। आपको लाल बट्टा कक्का छठी प्रश्नावली में समझाया था, लाल बट्टा कक्का बताया था। तो लाल बट्टा कक्का को साइन कोस और टेन, ये जो आपको मान पता है, साइन कोस और टेन, इनके मान काम में आने वाले हैं आपके। तो आप साइन कोस टेन के मान भी ध्यान में रखें। उसके बाद में अब हम ये प्रश्नावली के सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 आता है अपने। तो देखिए पहला प्रश्न है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। खंभे की ऊंचाई के बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? सूर्य का उन्नयन कोण हमें बताना है। तो देखिए ऊर्ध्वाधर खंभा, तो सबसे पहले हमने एक खंभा बनाया जो कि ऊर्ध्वाधर खंभा है। खंभे की परछाई, तो ये खंभे की परछाई, क्योंकि परछाई हमेशा नीचे की साइड में होती है, जहां आदमी खड़ा है या कोई खंभा खड़ा है तो उसकी परछाई यहाँ पर होगी। तो ये ऊंचाई के बराबर है, यानी कि ये जो खंभा और ये परछाई ये दोनों क्या है, ये बराबर है। अगर हम इसकी ऊंचाई खंभे की h मानते हैं तो परछाई भी क्या होगी, h ही होगी। दोनों की ऊंचाई है जो बराबर है। अब हमें पूछा जा रहा है कि इस कंडीशन में जो उन्नयन कोण होगा सूर्य का वो क्या होगा। तो देखिए हमारे पास अभी इसमें क्या क्या चीजें दिख रही है आपने, एक तो लंब मान लिया h, और ये है आपके सामने आधार। ठीक है, हमें यह ध्यान रखना है कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। तो लंब और आधार इसके अंदर किसके अंदर है, आप देखिए लंब और आधार ये रहा। तो लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। तो लंब की जगह, चूंकि थीटा का मान हमें पता नहीं है, थीटा हमें ज्ञात करना है, लंब की जगह हम क्या लिख लेंगे, h, और आधार की जगह भी h बराबर tan थीटा। थीटा का मान हम निकालेंगे, h का भाग h में एक बार गया तो हमारे पास आ गया tan थीटा बराबर 1। अब tan के अंदर 1 किसका मान होता है, 45 का। तो यहां पर 1 किसका मान होता है, tan 45 का मान होता है। तो थीटा का मान यहां पर क्या आ गया, 45 डिग्री, यानी कि जो उन्नयन कोण होगा वो 45 डिग्री का यहां पर बनेगा। नेक्स्ट है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 है। उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। एक मीनार, ये एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु है, जो पांव होते हैं वो क्या हो गए, पाद बिंदु हो गए। पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से, तो ये पाद बिंदु से ये जो दूरी है वो कितने मीटर है, 100 मीटर है। उसके शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि 100 मीटर से ये जो शिखर का उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। तो यहां पर अपन ने 60 लिख दिया। ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। तो हमने इसको h मान लिया ऊंचाई को। इसका नाम आप जरूर देवें A, B और C।
यहाँ पर फिर पिछले सवाल की तरह लंब और आधार हमारे सामने है, तो आपको इसमें देखना है लंब और आधार यहीं पे मिल रहा है टेन थीटा में। तो लंब बटे आधार बराबर टेन, थीटा का मान इस बार आपको 60 दिया हुआ है, तो हम थीटा का मान 60 लिख देंगे। अब लंब की जगह क्या लिख देंगे, h, और आधार की जगह 100, और टेन 60 का मान होता है √3, तो h बराबर 100√3 इस मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। तो आंसर आ गया 100√3। एक मीनार क्षैतिज समतल पर, नेक्स्ट है एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो और मीनार की छाया मीनार की छाया 45 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार क्षैतिज समतल पर, तो देखिए ये हमारी मीनार हो गई, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। उसके बाद में मीनार की छाया 45 मीटर है। ये मीनार है, ये इसकी छाया है, ये फिर 45 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई, तो फिर ये अपन ने एस मान ली मीनार की ऊंचाई। तो ये भी उसी तरह का सवाल हो गया जैसे अपन ने पीछे 2 सवाल किए थे। इसमें भी लंब बटे आधार बराबर 33 h बटा 45। आधार क्या है 45 बराबर 33 का मान होता है 1 बटा √3। तो h √3 बराबर 45, वज्र गुणा कर दिया, तो s बराबर आ गए 45 बटा √3। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नीचे अगर अंडर रूट का पद हो तो हम उसको हटाने के लिए परिमेयकरण कर देते हैं। तो ऊपर और नीचे गुणा कर दिया हमने √3 बटा √3 से, तो हमारे पास आ गया ऊपर तो 45 √3 बटा √3 को √3 से गुणा किया, 3 को 45 से घटा 15 आया, तो आंसर आ गए 15 √3। यानी कि इस मीनार की जो ऊंचाई होगी वो 15 √3 होगी। अगला है आंधी के कारण एक वृक्ष, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से
वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई बताइए। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई बताइए। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूट जाता है। देखिए ये एक वृक्ष है जो पूरा खड़ा हुआ है, अभी आंधी नहीं आई है और ये टूटा भी नहीं है। अचानक आंधी आई और ऊपरी यहां से ये वृक्ष टूट गया। अगर ये वृक्ष यहां से टूटा तो ये टूटा हुआ कहां जाएगा? ऐसे गिर जाएगा नीचे। ये जो ऊपर का भाग है ऐसे गिर गया, ये भाग ऐसे नीचे गिर गया। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर, जो शीर्ष था, शिखर था, वो अब क्षैतिज तल पर आ गया, नीचे आ गया, यहां पर आ गया। क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो कोण बना रहा है ऊपरी भाग, वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। देखिए वृक्ष का जो शिखर है ये क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से, वृक्ष की जड़ ये है, वृक्ष की जड़ ये है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 10 मीटर है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब जो ऊंचाई ज्ञात करनी है वो टूटने से पहले, तो टूटने से पहले तो ये पूरा वृक्ष यहां तक था, यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई, यानी इन दोनों का योग, वृक्ष की पूरी लंबाई क्या है टूटने से पहले? इस रेखा का और इस रेखा का योग है। तो हम इसको मान लेते हैं ए, बी और सी। पहले हम इस रेखा की लंबाई ज्ञात करते हैं, इसको अपन एच मान लेते हैं, ये लीजिए। अब हमारे पास लंब और आधार है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में लंब और आधार, तो हम लिख देंगे लंब बटे आधार बराबर tan 60। जरूरी नहीं है यहाँ पर हर बार tan ही आए। आप जब आगे के सवाल करोगे, ये डिपेंड ऑन क्वेश्चन, प्रश्नों पे डिपेंड करता है कि कभी साइन भी आ सकता है, कोस भी आ सकता है। तो लंब की जगह हम क्या लिख देंगे h, बटे आधार की जगह क्या लिख देंगे 10, और tan 60 का मान होता है √3। अब वज्र गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा, तो 10 √3, यानी ये जो लंबाई है वो है 10 √3। ये लंबाई इतनी आ गई, लेकिन ये जो टूटा हुआ भाग है वृक्ष का, उसकी लंबाई, इसकी लंबाई हमें और ज्ञात करनी है। तो इसको हम एक बार क्या मान लेते हैं, h1 मान लेते हैं, इसको हम h1 मान लेते हैं। अब एक बार इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास क्या क्या है, आधार और कर्ण। आधार और कर्ण दो चीजें। तो देखिए आपका जो लाल बट्टा कक्का है, तो इसमें अपन क्या ले लेंगे, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण अपन ले लेते हैं। तो यहां पर मैंने ले लिया आधार बटे कर्ण बराबर, अब इसका आधार बटे कर्ण किस में आ रहा है, साइन कोस, तो कोस 60 आ गया। अब कोस 60 का मान आपके होता है, हो गया। अब आधार क्या है, यहाँ पर 10 है, कर्ण क्या है h1 है, और कोस 60 का मान हो गया आपके 1/2। तो h1 बराबर क्या हो गया 20, यानी कि इसकी जो वैल्यू है, ये जो दूरी है वृक्ष की, वो 20 मीटर है। अब वृक्ष की कुल ऊंचाई, तो हम यहां लिखेंगे वृक्ष की कुल लंबाई या ऊंचाई बराबर AB प्लस AC, AB प्लस AC बराबर 10 √3 प्लस कितना है, ये 20 था, तो 20। ये जो हमारी है इसकी कुल ऊंचाई है। आप चाहो यहाँ पर √3 का मान जो है √3 बराबर होता है 1.732, तो आप लिख सकते हो 10 गुणा 1.732 प्लस 20। 1.732 को 10 से गुणा किया तो 17.32 प्लस 20। अब इनको आपस में जोड़ सकते हो, 37.32 इसके आंसर आ जाएंगे। अब हमारे सामने जो सवाल है वो है एक मीनार के आधार से। तो हमने ये एक मीनार बनाई, ये मीनार का आधार हो गया 100 मीटर दूरी पर स्थित। तो ये जो दूरी है वो 100 मीटर है,
100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, तो इस बिंदु से ये शिखर है, तो नीचे से अगर अपन ऊपर देखेंगे तो ये जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण बनेगा, ये कितने डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई। तो ए, बी और सी, ये हमने जो मीनार की ऊंचाई है वो h मान ली, क्योंकि दी भी नहीं है तो एक बार हम इसको h मान के चलते हैं। अब समकोण त्रिभुज ABC में लंब और आधार, तो लंब बटे आधार बराबर, क्योंकि लंब बटे आधार बराबर tan थीटा होता है, तो थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो लंब बटे आधार बराबर tan 30 हो गया। लंब की जगह हम h लिख देंगे, आधार की जगह हम 100 लिख देंगे। tan 30 का मान होता है 1/√3। देखिए इस प्रश्नावली में 90% tan 30 और tan 60 के मान ही लगभग काम में आते हैं, तो आप इन दो मानों को तो रटा हुआ रखें कि tan 30 और tan 60 के मान के लिए आपको सारणी नहीं बनानी पड़े, और फटाफट ध्यान रखें ज्यादातर 90% इस प्रश्नावली में tan 30 और tan 60 का ही मान आएगा, और ये दोनों मान एक दूसरे के पूरक है, उल्टे हैं। tan 30 का मान 1/√3 है, तो tan 60 का इसका उल्टा है, √3 होता है। तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो h√3 बराबर आ गया अपने पास 100, तो h बराबर आ गया 100/√3। फिर वही बात कि नीचे जो पद है वो हम अंडर में नहीं छोड़ते हैं, तो हम इसको हटाने के लिए √3/√3 से इसको गुणा करते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं, तो हमारे सामने आ जाता है 100√3/3। अब आप इसमें 3 और 100 को काट के, यहाँ पर काटने से पहले आप चाहें तो √3 का मान भी रख सकते हैं, 100 गुणा 1.732/3, और इन दोनों को गुणा करके आपको 3 का भाग देके इसका आंसर निकालना है। इस तरह से अपना ये अगला सवाल उसी पैटर्न का है, उसी तरीके का है। अगला है अपना इसी पुस्तक का, इस प्रश्नावली का 15वां सवाल। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से, समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की अब इसमें आपको इसका 15 का मान भी दिया हुआ है। tan 15 डिग्री बराबर होता है 2 माइनस √3। ये आपको सवाल में ही दिया हुआ है। देखिए 15 आपकी सारणी में कहीं है नहीं 15 डिग्री, क्योंकि 0 के बाद सीधा 30 डिग्री आता है, तो 15 डिग्री इसमें आया, तो आपको इसमें इसकी वैल्यू है वो भी दे दी। अब देखिए किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण, ये कोई स्तंभ है और ये इसकी चोटी है, इसका जो उन्नयन कोण क्या है, समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। तो ये देखिए ये एक समतल है, ये एक बिंदु है, यहां से इसका जो उन्नयन कोण है वो 15 डिग्री का है। 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। हम स्तंभ की तरफ 100 मीटर चलते हैं, हम यहाँ पर पहुंचे तो जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। ये 30 डिग्री हो गया। अब क्या करना है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये हमने h मान ली, a, b और c मान लिया। इसको आप पता है कि यहाँ पर कितने 100 मीटर चल रहे हैं, तो ये जो दूरी है वो यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर है, और ये जो दूरी है वो अक्ष है।
अब देखिए ये 30 डिग्री है, तो इसका मतलब सरल रेखा, ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये जो कोण है वो आपका हो गया 150 डिग्री का। 150 और 30 180 डिग्री हो गई। अब ये भी तो एक त्रिभुज है ए बी सी, और इसको नाम में डी दे देता हूं। त्रिभुज ए डी सी, देखिए आप ए डी सी, ये भी एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये कोण 15 है, ये कोण 150 है, तो 15 और 150 कितने हो गए? अब यहाँ पर शेष कितने डिग्री का कोण रहेगा? ये भी 15 डिग्री बच गया, यानी ये कोण भी कितना हो गया? 15 15 30 और 150 180 डिग्री हो गए। अब देखिए अगर एक त्रिभुज में दो कोण समान हो तो वह कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समद्विबाहु। जैसे नाम से पता चल रहा है, सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा, जिसकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज की खास बात होती है कि अगर दो भुज, किसी भी त्रिभुज की खास बात होती है, जितनी भुजाएं बराबर होती है उतने ही कोण बराबर होते हैं, और बराबर कोणों के सामने वाली भुजा बराबर होती है। तो इसमें 15 डिग्री का कोण ये है, तो ये भुजा, और 15 डिग्री का कोण ये है, तो ये भुजा, ये दोनों भुजाएं क्या है? आपस में बराबर हैं, यानी कि CD और AD यहां आता है CD बराबर AD। देखिए CD भुजा ये है और AD भुजा ये है। अगर ये 100 मीटर है तो ये भुजा भी 100 मीटर होगी। ये भुजा भी कितनी है? 100 मीटर हो गई। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमारे पास लंब और कर्ण है, लंब और कर्ण। तो देखिए हम लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी में लंब बटे कर्ण बराबर, अब लंब और कर्ण लाल बट्टा कक्का साइन थीटा में आता है। देखिए लंब और कर्ण किस में आता है? साइन थीटा में। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? साइन, और थीटा का मान यहां पर क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए लंब की जगह h, कर्ण की जगह 100, और साइन थीटा का मान हो गया 1/2। अब h बराबर हो गया 100/2, यानी कि 50 मीटर इसका आंसर आ गया। अब देखिए इस सवाल में आपको 10-15 का मान भी दिया गया था, जो हमने कहीं काम में भी नहीं लिया, न हमारे कहीं यूज में आया। हमने सिर्फ ये समद्विबाहु त्रिभुज के द्वारा इसको हल करके, इसकी भुजा को बराबर करके इसको इससे हल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 19वां प्रश्न है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सात मीटर ऊंचा भवन, ये एक भवन है, इसकी ऊंचाई 7 मीटर है। के शिखर से एक टावर के शिखर का। अब यहां पर आपको एक बात ध्यान देनी होगी, ये भवन है जिसकी ऊंचाई है 7 मीटर, के शिखर से मतलब यहां से, अगर यहां से कोई कोण उन्नयन होता है तो ऊपर जाएगा,
और यहाँ से अगर कोई अवनमन होता है तो यहाँ से रेखा नीचे आएगी। तो शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से उन्नयन कोण है, इसका मतलब जो टावर है वो इस भवन से बड़ा है, जो टावर है वो इस भवन से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि यहाँ से उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है। तो ये जो कोण बता रहा है वो 60 डिग्री बता रहा है, और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण यहीं से, इस टावर का पाद बिंदु ये है, तो इसका जो अवनमन कोण है वो कितने डिग्री का बता रहा है? अवनमन कोण 45 डिग्री। तो ये जो कोण है वो 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये अगर 7 मीटर है तो ये दूरी भी यहां तक तो 7 मीटर ही है। अब ये h मान ली हमने यहां से यहां तक, टावर की ऊंचाई यहां से लेके यहां तक पूरी है, हमने A, B, C, D और E मान लिया। इस भुजा को अपन ने अक्ष मान लिया। अगर ये अक्ष है तो ये भी अक्ष है, क्योंकि ये एक आयत है, और आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब हमारे सामने दो समकोण त्रिभुज अब आपको दिखाई दे रहे होंगे, BDE, और दूसरा ये है A और ये C और B। ये दोनों समकोण त्रिभुज अपन को बारी बारी से लेने हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए हमने ये त्रिभुज लिया, त्रिभुज BDE। त्रिभुज BDE में देखिए लंब और आधार, तो लंब बटे आधार बराबर 10 45 डिग्री 45 डिग्री दिया हुआ है। तो लंब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? 7। आधार क्या माना? अक्ष। 10 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो अक्ष को 1 से गुणा किया, अक्ष बराबर 7। यानी तो ये जो अक्ष है ये 7 है। अब हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं, ACB। समकोण त्रिभुज ACB में देखिए लंब क्या है? H है, आधार क्या है? अक्ष है। तो लंब बटे आधार बराबर, इसमें भी tan थीटा। अब लंब क्या है? H है, तो H बटा आधार अक्ष। तो अक्ष की वैल्यू क्या है? 7, तो हम सीधा 7 लिख देते हैं, बराबर tan 60। यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिख दें अपन? tan 60। tan 60 का मान क्या होता है? √3। तो h बराबर क्या आया? h बराबर आया 7 √3। यानी कि ये जो दूरी है यहां से यहां तक ये है 7 √3। लेकिन हमें पूरे टावर की वो जो है ऊंचाई पूछी गई थी, तो हम यहां पर लिख देंगे, अतः टावर की ऊंचाई बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 + 7 √3। आप यहां तक छोड़ दें। अगर आप इसमें आगे हम इसका मान रखना चाहें तो 7 कॉमन आ गया, तो 1 + 1 प्लस यहाँ पर √3 की जगह आप 1.732 भी लिख सकते हो। अब 1.732 में 1 जोड़ा तो 2.732, और इनको गुणा करने से आपके आंसर आ जाएंगे। ये इस सवाल के गुणा करने पर आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट 20वां प्रश्न है अपना, एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं से स्थित 2 बिंदुओं से शिखर के अवनमन कोण 30 से 45 डिग्री है। शिखर के अवनमन कोण
30 व 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी, यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए, पर्वत का शिखर, एक पर्वत मान लिया अपन ने, ये इसका शिखर है। से पूर्व की ओर स्थित दो बिंदु है जो शिखर से अवनमन कोण 345 डिग्री पर है। यहां से अवनमन कोण है, ये दो बिंदु है, एक ये और एक ये, इनके कोण 30 और 45 डिग्री हैं। जैसे जैसे पर्वत की तरफ आते हैं कोण बढ़ता जाता है, ध्यान रखें। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मीटर है, ये जो दूरी है वो 1 मीटर है, तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ए, बी, सी और डी। पर्वत की ऊंचाई अपन ने अक्ष मान ली और ये जो दूरी है वो अपन ने अक्ष मान ली। दो समकोण त्रिभुज ए, बी, सी और दूसरा समकोण त्रिभुज ए, बी और डी हमें दिखाई दे रहा है। पहला समकोण त्रिभुज हमने लिया, बारी बारी से हमें दोनों समकोण त्रिभुज लेने हैं। पहला समकोण त्रिभुज लिया ए, बी व सी में। तो समकोण त्रिभुज ए व सी में सबसे पहले लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार बराबर tan 45 डिग्री। यहाँ पर जो थीटा का मान है वो 45 डिग्री है। अब लंब क्या है, h है, आधार क्या है, x है, और tan 45 का मान 1 है। तो अब हम इसको क्रॉस गुणा करते हैं, तो h बराबर x, यानी h और x ये दोनों जो दूरियां हैं वो दोनों इक्वल है, बराबर है। ये अपनी समीकरण नंबर 1 आ गई। अब हम समीकरण नंबर 2 के लिए देखिए, दूसरे समकोण त्रिभुज पे आते हैं। त्रिभुज ए, बी और डी में, त्रिभुज ए, बी और डी में देखिए, लंब क्या है, h। लंब बटे आधार बराबर थीटा का मान 30 है, तो tan 30 डिग्री। लंब है h, आधार क्या है, आधार यहां से यहां तक पूरा है, तो आधार क्या हो जाएगा, x प्लस 1। आधार क्या लिख देंगे, x प्लस 1 बराबर, x प्लस 1 बराबर tan 30 का मान हो गया 1/√3। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा h√3 बराबर x प्लस 1। x की जगह हम क्या रख सकते हैं, x, क्योंकि समीकरण 1 से x और h क्या है, आपस में बराबर है, इक्वल है। तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो हम लिखेंगे h√3 बराबर, x की जगह क्या लिख दिया, h प्लस 1, h प्लस 1। तो अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या है, x और h बराबर है, तो हम लिखेंगे h√3 बराबर, x की जगह h लिख देंगे, तो h प्लस 1। अब इस h को इधर ले आएंगे तो हमारे पास होगा 1 बराबर h√3 माइनस h, क्योंकि h इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ऊपर लिख देता हूं मैं, एक बराबर हमारे पास था h√3 माइनस h, तो 1 बराबर h अपन ने कॉमन लिया तो √3 माइनस 1 आ गया। अब √3 माइनस 1 को हम पक्षांतर करके इसके नीचे ले आएंगे तो h बराबर हो जाएगा 1/√3 माइनस 1। फिर यहाँ पर नीचे √3 का पद है, हम यहाँ पर फिर से परिमेयकरण करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम परिमेयकरण करेंगे उसका ध्यान ये देंगे कि यहाँ पर जो निशान है उसके विपरीत निशान से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, उल्टे निशान से। यहाँ पर √3 माइनस 1 है, तो हम जो परिमेयकरण करेंगे वो √3 प्लस 1/√3 प्लस 1 से हम इसका परिमेयकरण करेंगे। गुणा में ऊपर ऊपर की संख्या गुणा होगी, नीचे नीचे की गुणा होगी, तो हमारे पास आ जाएगा h बराबर √3 प्लस 1/√3 को √3 से गुणा किया 3 प्लस गुणा माइनस माइनस, और यहाँ पर 1 आ गया। आपको पता है यहाँ पर a² माइनस b² की सर्व समीकरण लग रही है, तो क्या हो गया
3 माइनस 1। अब आप यहाँ पर √3 की जगह लिख सकते हो 1.732 प्लस 1/2। फिर यहाँ से थोड़ा सा मैं हटा देता हूं। तो 2.732/2 हम इसमें इसका भाग दे देंगे, हमारे पास आएगा 1.366। ये इसके आंसर आ जाएंगे। तो इस सवाल में नई चीज आपके लिए ये थी कि ये जो परिमेयकरण हम करते हैं वो विपरीत निशान से, उल्टे निशान से हम इसको गुणा करते हैं। अगर यहाँ पर √3 प्लस 1 होता तो हम इसका परिमेयकरण करते √3 माइनस 1/√3 माइनस 1। अब अगला सवाल लेते हैं हम। चलिए 23वां सवाल लेते हैं। एक व्यक्ति एक जहाज के डेक पर जहाज के डेक पर जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, पर खड़ा है, यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 तथा पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण अवनमन कोण 30 डिग्री देखता हो, तो जहाज से पहाड़ी की दूरी व ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जहाज से हमें जहाज से पहाड़ी की दूरी और ऊंचाई ज्ञात करनी है। जहाज के डेक पर जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है, तो ये जहाज का डेक है, ये जो इसकी ऊंचाई है वो 10 मीटर है, पर खड़ा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है। यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 का पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता हो, यहां से ये एक पहाड़ी है और ये जो शिखर का ये जो कोण है वो कितने डिग्री देख रहा है? शिखर का अवनमन कोण देख रहा है, शिखर का उन्नयन कोण देख रहा है 60 डिग्री, और यहां से पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, ये जो कोण वो देख रहा है वो कोण है 30 डिग्री। तो जहाज से पहाड़ी की दूरी व ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये अगर 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर हो गया। ए, बी, सी, डी और ई, ये पहाड़ी की ऊंचाई है और ये इसकी दूरी है जो हमें ज्ञात करनी है। दोनों चीजें हमें इस बार ज्ञात करनी है। इसको हम एक बार जो आधार है इसको अक्ष मान लेते हैं। ये अगर अक्ष है तो ये भी अक्ष होगा, क्योंकि आयत है और आयत के आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। हमने पहले एक समकोण त्रिभुज लिया BDE, समकोण त्रिभुज BDE, लंब बटे आधार बराबर tan 30 दिया हुआ है, तो लंब कितना है 10,
आधार है x और tan 30 का मान हमें पता है 1/√3 होता है, तो x इजिकल टू हो गया 10√3। ये हमारी पहली समीकरण आ गई। x की जो वैल्यू है वो 10√3 है। अब दूसरा समकोण त्रिभुज हम यहां पर लेते हैं, त्रिभुज ACB। त्रिभुज ACB में देखिए लंब बटे आधार, यहां पर अपन ने लंब कुछ मान लेते हैं, ये C है, इसको अपन H मान लेते हैं, तो H बटे X लंब बटे आधार बराबर यहां पर जो tan का मान है वो 60 डिग्री है, और यहां पर लंब अपन ने H माना है और आधार अक्ष, तो अक्ष की जगह हम सीधे 10√3 लिख सकते हैं क्योंकि अक्ष की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो 10√3 बराबर tan 60 का मान होता है √3। हम इसको गुणा करेंगे तो 10√3 गुणा √3 यानी कि h बराबर क्या आ गया 10 गुणा 3 बराबर 30। ये जो h की वैल्यू आई वो 30 मीटर आई। अब पूरे पहाड़ की ऊंचाई क्या हो गई, तो हम लिखेंगे पहाड़ की ऊंचाई बराबर 30 + 10 यानी कि 40, और आधार की जो दूरी है इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, वो हो गई 10√3। तो इसके दो आंसर पूछे थे, तो 40 और 10√3 इसके आंसर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुछ अलग लेते हैं। चलिए ये लेते हैं 26वां क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अलग है, बाकी के जो मैं बीच में क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो एकदम सेम इसी जो सवाल बताए इनकी तरह ही करने हैं। आप 1-2 प्रश्नों को घर पे ट्राई कीजिएगा। ये अपना जो अगला सवाल है वो है मीनार के आधार से एक सरल रेखा में चार मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, इसमें हमें आंसर दिया हुआ है, हमें यह सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इसमें एक नई चीज आपके लिए है कि पूरक कोण, हालांकि आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि पूरक कोण क्या होता है। वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है पूरक कोण कहलाता है। वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है समपूरक कोण कहलाता है। तो मीनार के आधार से देखिए हमने एक मीनार ली और ये एक सरल रेखा। अब ये कह रहा है सरल रेखा से 4 मीटर ये जो दूरी है वो 4 मीटर की होगी तथा 9 मीटर की दूरी, यहां से यहां तक पूरी जो दूरी है, ये जो पूरी दूरी है वो हो गई 9 मीटर की दूरी। 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, तो दो बिंदु, एक ये हो गया और एक ये हो गया।
ये जो दोनों कोण हैं वो पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब होता है वे कोण जिनका योग, जिनका टोटल 90 डिग्री हो। तो हमने इसको मान लिया थीटा। अगर ये थीटा तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। अगर ये कोण थीटा है तो दूसरा कोण होगा 90 माइनस थीटा। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो थीटा से थीटा कट जाएगा, 90 डिग्री बचेगा। तो इनका योग क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। अब हमें क्या करना है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये हमने मीनार ले ली, इसको अपन ने h मान लिया। अब हम बारी बारी से दोनों समकोण त्रिभुज लेते हैं। पहले ए बी और सी लिया, ए बी सी डी ले लेते हैं। सी यहाँ पे लिया हुआ है, ए बी डी। तो त्रिभुज ए बी डी में देखिए लंब बटे आधार बराबर टेन थीटा। थीटा का मान यहाँ पर थीटा ही दिया हुआ है इसलिए अपन ने थीटा ही लिख दिया। लंब की जगह अपन क्या लिख देंगे x और आधार की जगह 4 बराबर टेन थीटा। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब जो दूसरी समीकरण है वो हम बनाते हैं। इसकी हमें सिद्ध करना है कि ऊंचाई है, वो जो ऊंचाई है 6 मीटर आनी चाहिए। थोड़ा सा यहां से देख लेते हैं अपन। अब देखिए दूसरा समकोण त्रिभुज है ए बी सी। हमने लिया समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या है h बटे आधार क्या है पूरा का पूरा 9 है। तो हम लिख देंगे वही लंब बटे आधार बराबर, पहले अपन लिखेंगे टेन थीटा का मान क्या है 90 माइनस थीटा। यहां पर जो थीटा का मान क्या है इस बार 90 माइनस थीटा है। अब लंब की जगह क्या लिख दूं वही h और इसकी जगह आधार की जगह 9 है, पूरी दूरी है 9 बराबर टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है अपन ने पिछली प्रश्नावली में पढ़ा है कोट थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है कोट थीटा के बराबर होता है। और कोट थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा। क्या लिख सकते हैं तो h बटा 9 बराबर कोट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा। ये हमारी हो गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को चूंकि हमारे पास थीटा के मान है नहीं तो हम दोनों को गुणा करेंगे। यहां पर समीकरण 1 और 2 को गुणा करने पर तो बराबर के इस साइड वाले एक साथ गुणा होंगे, बराबर के उस साइड वाले एक साथ गुणा होंगे। तो h बटा 9 गुणा h बटा 4 बराबर इधर क्या है टेन थीटा गुणा इसके पास क्या है 1 बटा टेन थीटा। टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, h को h से गुणा किया h स्क्वायर 9 चौक 36 बराबर क्या बचा 1। अब 36 को इधर लेंगे तो h स्क्वायर बराबर 36, h बराबर अंडर रूट 36 बराबर 6। यानी कि इससे सिद्ध होता है कि इसकी जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है। इसमें पूरक कोण का आपको ध्यान रखना था, बस इतना ध्यान रखना कि जहां भी पूरक कोण आ जाए उन दोनों कोणों का योग आपको 90 डिग्री करना है। देखिए अब हमारे पास ये हम 27वां सवाल कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है सड़क के एक और एक मीनार। तो हमने क्या किया ये एक मीनार बना ली तथा दूसरी ओर एक मकान है। अब जो मकान है जो हमने बनाया अगर यहाँ से अवनमन कोण होंगे तो मकान छोटा कर देंगे, अगर यहाँ से उन्नयन कोण होंगे तो इस मकान को बड़ा कर देंगे। तो मकान है मीनार के शिखर से मकान की छत की ओर छत के आधार के अवनमन कोण, छत के और आधार के अवनमन कोण 45 व 60 डिग्री है। तो देखिए ये जो अपना मकान है तो ये दोनों ही अवनमन कोण है, यहां से दोनों ही अवनमन कोण है। ये छत का अवनमन कोण है और ये इसके आधार का अवनमन कोण है। तो छत का और आधार का दोनों का अवनमन कोण कितने डिग्री है 45 व 60 डिग्री है। तो ये जो कोण है वो 45 डिग्री है
और ये जो कोण है वो 60 डिग्री है। मकान की ऊंचाई 12 मीटर है। ये मकान है, इसकी जो ऊंचाई है वो 12 मीटर है। अगर ये 12 है तो यहां से यहां तक ये भी 12 है। हमने पूरी इस मीनार की जो ऊंचाई है वो h मान ली। अगर ये h है तो ये जो बची हुई दूरी क्या होगी, h में से 12 घटा देंगे, यानी h माइनस 12, यहां से यहां तक की दूरी हो गई a b c और d। ये हमारा चित्र बन गया। इसको अपन ने अक्ष मान लिया तो ये भी अक्ष हो गया। अब हम बारी बारी से समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। पहला समकोण त्रिभुज हमने लिया त्रिभुज ए बी सी। तो ए बी सी में देखिए लंब बटे आधार बराबर tan 60 है। लंब कितना है, एक बार अपन ने पूरी इसकी h मान रखी है तो h लिख देते हैं। तो h बटे आधार क्या है, x है, और tan 60 का मान क्या होता है, √3। तो h बराबर x √3 हमारे पास ये आ गया, h बराबर x √3। अगर हम चाहें x की वैल्यू यहाँ पे लें तो x बराबर हो जाएगा h बटा √3। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब हम दूसरी समीकरण लेते हैं। इस सवाल को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, समझने की जरूरत है। दूसरा समकोण त्रिभुज हमने लिया ए बी सी डी ई, ले लिया इसको ए ई डी। ए ई डी में देखिए इस बार tan का मान कितना है, 45 डिग्री है। लंब क्या है, यहाँ पर लंब है h माइनस 12। इसमें यहां से यहां तक कितना है, h माइनस 12 बराबर आधार की जगह अपन ने x मान रखा है। x बराबर tan 45 का मान 1 होता है। तो x बराबर हो गया h माइनस 12। x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, h बटा √3। x की जगह हम लिख देंगे h बटा √3 बराबर h माइनस 12। अगर हम इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो h बराबर आ जाएगा √3 h माइनस 12। h बराबर √3 को इन दोनों से गुणा कर देते हैं तो h √3 माइनस 12 √3। अब यहाँ पर h को h के पास ले जाते हैं पक्षांतरण करके। यहाँ पर जब हम इसका पक्षांतरण करते हैं तो देखिए क्या बचता है, h इधर आ जाएगा, 12 √3 इधर आ जाएगा। तो 12 √3 बराबर h √3 माइनस h। तो 12 √3 बराबर, इनमें h कॉमन आ रहा है तो √3 माइनस 1 बचा। अब ये जो √3 माइनस 1 है वो इसके नीचे आ सकता है। तो h बराबर हो गया 12 √3 बटा √3 माइनस 1। ये h बच गया, ये √3 माइनस 1 इस 12 √3 के नीचे आ गया। यहाँ पर अब हम वापस यहाँ पे इसका परिमेयकरण करेंगे। √3 माइनस 1 का जब हम परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 प्लस 1 बटा √3 प्लस 1। तो हमारे पास बचेगा ऊपर 12 ऊपर के पद गुणा करेंगे और नीचे के पद हम जब गुणा करेंगे तो 12 √3 और यहाँ पर √3 प्लस 1 अपन ने लिख दिया। और नीचे क्या आ गए, 3 माइनस 1, यहाँ की 3 √3 को √3 से गुणा किया 3 आ गए, माइनस 1 को प्लस 1 से गुणा किया 1 आ गया। अब यहाँ पर इनको आपस में गुणा करते हैं। इससे पहले देखिए h बराबर 12 √3 प्लस 1 बटा 2। 2 और 12 कट गए तो यहाँ पर आ गया 6। तो हमारे पास बचा 6 √3 और √3 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, 6 √3 को इन दोनों से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आया 6 √3 और कोष्टक में √3 प्लस 1। तो h बराबर 6 √3, इनको आपस में गुणा कर देते हैं। √3 को गुणा किया प्लस 6 √3 को 1 से गुणा किया तो 6 √3 आ गया। तो h बराबर 6 गुणा 3 प्लस 6 √3। तो h बराबर 18 प्लस 6 गुणा 1.732, ये √3 का मान आ गया। अब यहाँ पर आप लिखेंगे h बराबर 18 प्लस 10.39। अब h इसका आंसर आ गया, h बराबर
28.39 इसका आंसर आ गया। तो ये हमारा था 27वां प्रश्न। इस प्रश्नावली में बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं है, टोटल 28 प्रश्न है। लगभग तरीके के सारे प्रश्न अपन ने कर लिए हैं। जो 1-2 प्रश्न बीच में अपन ने छोड़े हैं वो उसी के अनुसार करने हैं, कुछ अलग कोई प्रश्न मैंने नहीं छोड़ा है। फिर भी आप इनको 1 बार 2 बार 3 बार घर पे करने का अभ्यास कीजिएगा। फिर हम आगे नेक्स्ट प्रश्नावली के मिलेंगे। धन्यवाद।